देखो, सबसे पहले तुम लोग का सब्जेक्ट का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब तुम लोगों को इसके अंदर दो पोर्शन देखने हैं, एक है तुम्हारा बिजनेस मैथ्स और एक है तुम्हारा स्टैट्स। स्टैटिस्टिक्स क्या क्लास 11th वाला है भैया? तो स्टैटिस्टिक्स में तुम लोगों को क्लास 11th का पोर्शन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास 11 का पोर्शन लाइक मीन, मीडियन, मोड और कोरिलेशन। ठीक है, बट कुछ टॉपिक नए हैं जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन, ये सारी चीजें, कुछ कुछ नई टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मैथ्स तो पूरा ही नया लगेगा, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, ऐसा टाइप का फीलिंग आएगा। तो सबसे पहले तुम लोगों के एग्जाम के अंदर ये जो मैथ सब्जेक्ट है, मैं इसको शॉर्ट में मैथ्स ही बोलूंगा, ठीक है, CMA मैथ्स, ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स की कवरेज रखता है। जिसमें तुम लोगों का दोनों मिला हुआ है, बिजनेस मैथ्स भी और स्टैटिस्टिक्स भी, दोनों दोनों मिला के 100 मार्क्स का पोर्शन ये कवर करता है। ठीक है, तुम लोगों के एग्जाम में। अब रही बात ये कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, तो पेपर का पैटर्न सबसे पहले जान लो कि तुम लोगों का पेपर जो है उसमें MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और तुम लोगों का सॉल्व करने वाला पार्ट, ये सब कुछ आएगा, सब कुछ। और इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे, जो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पार्ट रहेंगे, मतलब जिसमें तुम लोगों को पूरा पूरा एक सॉल्यूशन को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, वो वाले क्वेश्चन 8 इंटू 5 40 मार्क्स के आएंगे। मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे दोनों पोर्शन मिला के, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स दोनों पोर्शन मिला के 8 इंटू 5 40 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। बचा हुआ 60 मार्क्स का जो पोर्शन रहेगा वो ट्रू फॉल्स, MCQ पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम, ये चारों चीज मिला के रहेगी बची हुई 60 मार्क्स में, जो दो अलग अलग रीजन में आएगा। पार्ट ए में तुम लोगों का बिजनेस मैथ्स रहेगा और पार्ट बी में तुम लोगों का स्टैटिस्टिक्स रहेगा। और पूरा पूरा पेपर जो है उसमें 60 मार्क्स में तुम लोगों को यही सब देखने को मिलेगा। MCQ पैटर्न रहेगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और क्या बोलते हैं ट्रू फॉल्स रहेगा और मैच द कॉलम रहेगा। बचे हुए 40 मार्क्स के क्वेश्चन तुम लोगों को एक्चुअल में सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे, सॉल्व करके कि कैसे तुम लोगों ने आंसर लेके आया है उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो ये तुम लोगों की जो बुक चल रही है अभी, ये तुम्हारी 16 सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। 2016 से ये सिलेबस ऐसी का ऐसी है, कोई अपडेट नहीं हुआ है, सेम टू सेम चल रहा है 2016 से CMA का। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोगों को मैथ्स के पोर्शन में देखो जो पढ़ना है, पहले मैथ्स ही पढ़ना है, तो मैथ्स बताता हूँ। ये देखो पूरे पेपर में 40 मार्क्स का पोर्शन रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले अर्थमेटिक पढ़ना है, फिर अलजेब्रा पढ़ना है। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर तुम्हारा रेशियो, वेरिएशन, प्रोपोर्शन रहेगा चैप्टर नंबर 1, जो हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं और इजी चैप्टर है। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, फिर हम लोग अलजेब्रा में एंटर करेंगे जिसमें हम लोग सेट थ्योरी पढ़ना है, जो कि लिटरली थ्योरी है मैथ्स के नाम पर। फिर उसके बाद इंडाइसेस एंड लॉग पढ़ना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, वो समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सबसे ज्यादा तुमको रुलाएगा बस। ठीक है, तो इतना सब कुछ हम लोगों को कवर करना है। APGP भी थोड़ा सा परेशान करेगा। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन हमको कवर करना है, इतना मैथ्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स भी देख लो। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसके अंदर हम लोगों को थ्योरी पढ़ना है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, ये सब बनाना सीखना है, बार डायग्राम, ठीक है, पॉलीगॉन, ओगिफ, ये सारी चीजें, लेस देन, मोर देन। ठीक है, फोर्थ जो चैप्टर रहेगा तुम्हारा वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे बेस्ड रहेगा, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, रोज क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस, ये सब चीजें पढ़ेंगे, सब चीज। ठीक है, फोर्थ यूनिट के अंदर। फिफ्थ वाले यूनिट के अंदर कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ेंगे, तो कार पियर्सन, स्पीयरमैन, ये सब के बारे में। और फाइनली सिक्स वाले में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बड़ा वर्जन रहेगा, सिक्स वाला, जो ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के जाओगे ना, ये देखो सी पार्ट है ना, उसका बड़ा वर्जन रहेगा प्रोबेबिलिटी, उसी का, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो इतना तुम लोगों का ये चैप्टर के अंदर तुमको 6 यूनिट में ये जो पूरा पोर्शन है मैथ्स का वो डिवाइडेड दिखेगा मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, 40 और 60 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स 60 मार्क्स का आता है और मैथ्स वाला पोर्शन 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये देखो चैप्टर नंबर 1 की तरफ मैं आऊँ तो अर्थमेटिक का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रेशियो, रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन। एक ही चैप्टर के अंदर तीनों पढ़ना है। सबसे पहले तो रेशियो का टॉपिक कवर करने वाले,
कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। रेशियो के बहुत सारे प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो जिससे एमसीक्यू पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे अच्छे और बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी वो यूज होता है। तो वो सब हम लोगों को रेशियो से रिलेटेड सबसे पहले आज पहली क्लास में देखना है और इसके ऊपर फिर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तुम लोग की इंस्टीट्यूट बुक सबसे बड़ा एक रामबाण चीज बता रहा हूँ कि तुम लोगों के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी मोर और लेस इंस्टीट्यूट के बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए उसी के अराउंड घूमेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तो इंस्टीट्यूट की बुक 2 से 3 बार रिवाइज कर लिए, इंस्टीट्यूट के बुक के क्वेश्चन 2-3 बार सॉल्व कर लिए, तो उसके बाद कोई तुमको नहीं रोक सकता हाई मार्क्स स्कोर करने से तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। पास होना तो डिफरेंट चीज होती है, मैं हाई मार्क्स स्कोर करने की बात कर रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूट की बुक 2 से 3 बार अगर सॉल्व कर लिए तो फिर तो तुम लोगों को वो चीज अच्छे से रटा टाइप की जाएगी और एक बार वो ऐसा हो गया तो क्वेश्चन जो है अराउंड उसी के रिवॉल्व घूमते हैं। और मैथ सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैथ सिर्फ फाउंडेशन में पढ़ना है, इसके बाद मैथ्स कहीं पर भी नहीं पढ़ना है, इंटर में भी नहीं और फाइनल में भी नहीं, सिर्फ फाउंडेशन में है मैथ्स, ठीक है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीज हम लोग कैलकुलेटर की ट्रिक से सॉल्व करें, ठीक है, शॉर्टकट में सॉल्व करें, क्योंकि हम लोगों को स्कोर करने से मतलब है मैथ्स में, हमको इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने वाले, वहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग को रेशियो पढ़ना है। रेशियो, तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो इज द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एक्सप्रेशन इन सेम यूनिट। ये एक लाइन है ना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, रेशियो होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? तो रेशियो का सिंपल मतलब बोलूँ तो कंपैरिजन। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब कुछ चीजों को कंपेयर करना। कैसे कंपेयर करना? देखो, डिवीजन के फॉर्मेट में, डिवीजन के फॉर्मेट में पता है, a अपॉन बी अगर मैं लूं, अगर a डिवाइडेड बाय b में लूं, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, a को b से कंपेयर कर रहा हूं, मैं a को b से कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं a डिवाइडेड बाय b लूं तो इस सिचुएशन में मैं एक रेशियो का फॉर्मेट, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे यार, ये ना, मेरी आवाज वहां क्लियर आ रही है ना? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। हाँ, देखो, अगर मैं a अपॉन बी ले रहा हूँ कोई क्वांटिटी, तो आई एम कंपेरिजिंग दिस टू क्वांटिटीज। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर कर पाऊँ, आपस में कंपेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी बात इस प्रॉपर्टी रेशियो की क्या होती है, एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सा लॉजिक बताना। अगर मैं अपने टीचर की सैलरी 20,000 पर मंथ, मान लो 20,000 मेरे टीचर की सैलरी पर मंथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 80 से कंपेयर करूं, क्या ये लॉजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? बताओ, क्या ये रिलेशन लॉजिकल है? नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई टीचर की सैलरी को नंबर ऑफ स्टूडेंट से कंपेयर करना, भाई जरूरत ही नहीं है, ऐसा करना ही क्यों है? अब तुम लोग बोलोगे भैया एक स्टूडेंट कितना फीस कंट्रीब्यूट कर रहा है टीचर की सैलरी की, ये निकालना है, तो बेवकूफ हो तुम लोग, ठीक है। ये कोई कंपैरिजन हुआ ही नहीं लॉजिकल, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम रेशियो बनाते हैं a अपॉन बी, एक और एग्जांपल लो, मैं अपने दोस्त का वेट, उसका 60 किलो है, 60 इंटू 1000, 60,000 ग्राम अपॉन अपना वेट, मेरा खुद का वेट 60 केजी, मेरा भी 60 केजी, उसका भी 60 केजी है, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं। अब बताओ क्या ये रिलेशन लॉजिकल है? 60,000 ग्राम अपॉन 60 केजी, मैं अपने दोस्त का वेट अपने वेट से कंपेयर कर रहा हूं। भैया वेट और वेट कंपेयर कर रहे हो, लॉजिकल तो लग रहा है, क्योंकि वेट को आप वेट के साथ ही कंपेयर कर रहे हो, तो क्या ये चीज वैलिड है? ये तो सामने तुम लोग को रेशियो दिख रहा है, क्या ये वैलिड है? हाँ, यूनिट तो चेंज है ना दोनों के। एग्जैक्टली,
तो ये भी रेशियो वैलिड नहीं है, ना ऊपर वाला रेशियो वैलिड था ना ये वाला वैलिड है। तो भैया वैलिड क्या है, डायरेक्ट उसी पे आओ ना टॉपिक। तो मैं बोलता हूँ एक ए अपॉन बी रेशियो तब वैलिड होता है जब वो सबसे पहली बात सेम नेचर के होते हैं प्लस सेम क्वांटिटी प्लस सेम यूनिट अपॉन एवरीथिंग इज सेम। मतलब दो रेशियो आपस में तब कंपेरेबल ग्राउंड बना पाते हैं, दोनों आपस में तब, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, तभी दो रेशियो आपस में कंपेयर हो सकते हैं जब कंपेरेबल ग्राउंड्स हो। और कंपेरेबल ग्राउंड्स तब बनेंगे जब दोनों का नेचर सेम हो, क्वांटिटी सेम हो और दोनों की यूनिट सेम हो, ठीक है, तभी कंपेरेबल ग्राउंड्स बन सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। या सीधा सीधा तुम लोग लिख लो तो नेचर और यूनिट दोनों सेम होना ही चाहिए, सेम नेचर और सेम यूनिट, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है रेशियो की। अगर मेरे को कोई कंपेरेबल ग्राउंड बनाना है तो अल्टीमेटली अगर मुझे एक रेशियो बनाना था तो a अपॉन बी इज इक्वल टू, मैं अपने दोस्त का वेट लेता हूँ 50 kg और मैं अपना वेट लेता हूँ 60 kg, तब हम लोगों के बीच का रिलेशन आएगा 5:6। यानी जब जब मेरे दोस्त का वेट 5 किलो है तब तक मेरा वेट 6 किलो है। इसका मतलब ये है, अब बना दोनों के बीच में रिश्ता कि अगर इफ मेरे दोस्त का वेट 5 kg रहा देन इन दैट सिचुएशन मेरा वेट 6 kg रहेगा। तो ये रिलेशन अब सही रिलेशन बना। क्यों? नेचर क्या था? नेचर था भैया वेट, नेचर था वेट, यूनिट क्या था? यूनिट था भैया केजी, केजी इज अ यूनिट, तो यूनिट भी सेम नेचर भी सेम, अब बना एक वैलिड रेशियो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ भैया। हाँ, अब देखो नोट में कुछ कुछ लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो लिखा है, ये तुम लोगों को खैर पता है पर बताना जरूरी है। इन द रेशियो a is to b, a and b are called the terms of the ratio, here a is an antecedent and b is called the consequent। देखो जब रेशियो तुम a अपॉन b बनाओगे, a अपॉन b बनाओगे तो ये याद रखना ऊपर वाले टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं, या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a अपॉन बी रेशियो में ऊपर वाली क्वांटिटी को एंटीसीडेंट बोलते हैं और फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं भैया? नीचे वाली क्वांटिटी को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, या फिर सेकेंड टर्म, या फिर सेकेंड टर्म। सारे नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरी वाली क्वांटिटी को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं जबकि पहली वाली क्वांटिटी को एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये बना तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में है, चाहे मैच द कॉलम में है, चाहे ट्रू फॉल्स में है, चाहे एमसीक्यू में है, कि ऊपर वाली क्वांटिटी इफ देयर इज अ रेशियो a is to b so the term a is called dash, तो तुमको लिखना है एंटीसीडेंट, द टर्म b is called dash, तो तुमको लिखना है कॉन्सिक्वेंट। क्लियर हुआ? ऊपर वाली टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं, नीचे वाली टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तुमको ये बता रहा है कि अगर रेशियो को, अगर कोई रेशियो तुमको दिया हुआ है, अगर तुम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो उनकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। इसका मैं एग्जांपल देके ही समझा सकता हूँ। मान लो मेरा एक रेशियो है 2/3, मेरा मन किया, बस मेरा ऐसे ही मन किया कि मैं दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने कर दिया, तो ये हो गया 5 2 = 10 और 5 3 = 15। अब एक बात बताओ, 10 और 15 को मैं फिर से शॉर्टेस्ट टर्म में लाना चाहूँ तो ये कौन सी टेबल से कट जाएंगी? ये कट जाएंगी 5 की टेबल से। तो देखो 5 2 = 10, 5 3 = 15, वापस से आंसर 2:3 नहीं आ गया? आ गया भैया। तो देखो इसी को बोलते हैं कि रेशियो जो है अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड भी हो तो भी उसकी वैल्यू क्या रहती है? अनचेंज्ड रहती है। अनचेंज्ड मतलब सेम ही आ जाएगी वापस से, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी में यही बात लिखी है, देखो the value of ratio remain unchanged when the terms of the ratio are multiplied and divided by the same number, ठीक है, सेम नंबर, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो फिर वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगी। एग्जांपल तुम लोगों को हर जगह दिए हुए हैं और मैं भी दे ही रहा हूँ साथ साथ में। देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? 2 or more ratios can be compared by reducing them to the same denominator। एक बात बताओ, यही वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये देखो 3:4 और 8:12 एक क्वेश्चन दिया है, तो 3/4 8/12। एक बात बताओ, मुझे बताना है इन दोनों के बीच, इन दोनों रेशियो को मेरे को आपस में कंपेयर करना है। अभी ये रेशियो कंपेरेबल ग्राउंड्स में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के अलग हैं। तो मैं कैसे कंपेयर करूं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे कंपेयर करूं? तो मुझे उसके लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा।
तो देखो बड़े वाले को तो वैसे ही रहने देते हैं, छोटे वाले को बड़े वाले के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं आया तब तो दोनों ही चेंज करना पड़ेगा। तो 4 की टेबल में 12 आता है क्या? मैंने बोला हाँ आता है। तो 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है, 4 3 जा 12। तो मुझे ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि जो रेशियो है उसकी वैल्यू चेंज ना हो, रेशियो की वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए ऊपर नीचे दोनों नंबर को मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 9/12। क्या अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ 9/12 और 8/12? हाँ मैं कर सकता हूँ। अब मैं नीचे वाले क्वांटिटी को इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि नीचे तो दोनों में 12 आ गया है, ऊपर सीधा सीधा देखूं तो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो आंसर ऐसा होगा 9 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही थी कि अगर दो रेशियो हैं और उनके डिनोमिनेटर अलग है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद आप उन क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हो आपस में, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो। नहीं नहीं है भैया, समझ आ गया। हाँ देखो, अब एक चीज ध्यान में देखना, रेशियो ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। एक बात बोल रहा हूं, अगर दो रेशियो हैं a/b के फॉर्मेट में, मतलब दो नंबर से a/b के फॉर्मेट में रेशियो में, और वो इक्वल है, इफ a इज इक्वल टू b देन द रेशियो ab इज कॉल्ड इक्वल रेशियो, ठीक है। मतलब a/b के फॉर्मेट में एक रेशियो लिखा हुआ है और ये रेशियो है 2/2 विच इज नथिंग बट 1/1, ठीक है, 1/1। तो इसको मैं इक्वल रेशियो के नाम से जानता हूं, इक्वल रेशियो बोलते हैं इसको, व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। हाँ एक और चीज नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए, ये इसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, और इसी को न्यूमरेटर भी बोलते हैं, इसी को न्यूमरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीन नाम ऐड हो गए, ए के तीन नाम, एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म, न्यूमरेटर। अब भैया डिनोमिनेटर के भी तीन नाम हो गए, मैं बोला हाँ, डिनोमिनेटर के तीन नाम, कॉन्सिक्वेंट, सेकेंड टर्म और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब मोस्ट ऑफ द टाइम में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही यूज करता हूँ वर्ड, ठीक है। तो इसके भी तीन नाम हो गए। तो देखो जब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर रहेगा तो उसका नाम रहेगा इक्वल रेशियो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा तो उसको मैं ग्रेटर इनइक्वालिटी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि a जो है वो तो बड़ा है b से, ऊपर वाला जो टर्म है वो नीचे वाले टर्म से बड़ा है, तो उसको मैं ग्रेटर इनइक्वालिटी बोलता हूँ, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन, जब ऊपर वाला टर्म यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा तो इसको मैं लेसर इनइक्वालिटी बोलता हूँ। इनइक्वालिटी शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसीलिए किया गया है क्योंकि अब रेशियोज इक्वल नहीं है, अब रेशियोज ये इस वाले सिचुएशन में लोग इक्वल थे तो इनका नाम इक्वल रेशियो रखा गया, पर इन वाली सिचुएशन में a जब b से बड़ा है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी होगा, और a जब b से छोटा है तो लेसर इनइक्वालिटी उसको बोला जाता है, लेसर इनइक्वालिटी, ठीक है। एग्जांपल देखो तुमको यहाँ पर दिए हुए, जैसे 3:3। कुछ शो नहीं हो रहा है स्क्रीन में। स्क्रीन शो नहीं हो रहा? नहीं। एक मिनट, चलो देखो, थोड़ा जूम करो भैया। हाँ क्लियर है अब? हाँ देखो, तो मैं बोल रहा था जब a जो है वो b से छोटा है तो उसको बोलेंगे लेसर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये तुम लोगों के नोट्स के पोर्शन है ना, छोटे छोटे आ सकते हैं। अच्छा माइक ऑफ करो, मेरी वॉइस वापस आ रही है टकरा के। हो गया ऑफ? हाँ चलो, अब देखो, अब नेक्स्ट आ रहा है इनवर्स रेशियो, या फिर इसको रेसिप्रोकल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है देखना, इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल रेशियो। बेटा माइक ऑफ करो, मेरी आवाज वापस आ रही टकरा के। चलो देखो, इनवर्स रेशियो या फिर रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है। तो मान लो एक रेशियो है a/b, तो इसका इनवर्स रेशियो, इफ क्वेश्चन आस्क कि a/b का इनवर्स रेशियो निकाल के दिखाओ, तो तुमको कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना है, b/a, बस।
तो इनवर्स रेशियो मतलब होता है उल्टा रेशियो, इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इनवर्स बोले या रेसिप्रोकल बोले, तुमको क्या करना है, जो रेशियो तुमको दिया रहेगा उसका तुम उल्टा कर दो। फॉर एग्जांपल अगर 2/3 दिया और मैं तुमको बोला इसका इनवर्स रेशियो बताओ मेरे को, तो तुम बोलोगे भैया 3/2, 3/2, तो दैट इज इनवर्स रेशियो या फिर रेसिप्रोकल रेशियो इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है कंपाउंड रेशियो, ये तो बिना एग्जांपल के मैं समझाऊंगा ही। तो देखो मेरे पास 2-3 क्वांटिटी है, पहले 2 लेता हूं, जैसे मान लो 2/3 है और 4/5 है, मेरे पास 2 रेशियो दिए हुए। मेरे को बोला क्वेश्चन फाइंड आउट कंपाउंड रेशियो, मेरे को बोला कंपाउंड रेशियो निकाल के दिखाओ। तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकलता है? कंपाउंड रेशियो बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ये होता है कंपाउंड रेशियो। कैसे? 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 5, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। ये अभी और कट सकता है क्या? नहीं कट सकता वैसे। तो 8/15 हुआ कंपाउंड रेशियो, किसका? 2/3 का और 4/5 का। मतलब सिंपल सी बात, तुमको अगर क्वेश्चन बोलेगा कंपाउंड रेशियो निकाल के दिखाओ किसी भी टर्म का, तो तुमको क्या करना है, सारे न्यूमरेटर्स उठाने हैं, आपस में ऐड कर देना है, सारे डिनोमिनेटर्स उठाना है, आपस में ऐड कर देना है। और बड़ा एग्जांपल लूं तो 2/3, 4/5 और 9/8। ठीक है, 3 रेशियो है, बोल दिया कंपाउंड रेशियो निकाल के दिखाओ। तुमको क्या करना है, न्यूमरेटर को उठा लो, ये 2 इंटू 4 इंटू 9, डिनोमिनेटर को उठा लो 3, 5 और 8 को, तो 3 इंटू 5 इंटू 8, इसको कर लो 8 5 जा 40, 4 3 जा 12, 120, 8 to 9 72। तो ये आ गया तुम्हारा कंपाउंड रेशियो। अब ये देखो छोटा हो सकता है और 2 की टेबल से कटेगा, 2 3 जा 6, और वैसे तो तुम लोग यहीं पर काट सकते थे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 4 कैंसिल हो गया, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये अल्टीमेटली 3/5 आ जाएगा, 3/5। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग निकाल सकते थे कंपाउंड रेशियो। ठीक है, मतलब उसको तुम लोगों को ऐसा नहीं शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं लाना है, तुमको उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है। तो कंपाउंड रेशियो का सिंपल मतलब ऑल द न्यूमरेटर्स गॉट मल्टीप्लाइड एंड ऑल द डिनोमिनेटर्स गॉट मल्टीप्लाइड, तो वो बनता है मेरा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो इसकी थ्योरी देख लो, इफ 2 और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, सारे कर दो तो कंपाउंड रेशियो आ जाता है। ठीक है, एक तुमको यहाँ पर नोट दे रहा है जो कॉमन सेंस वाली बात है, पर फिर भी वो बताएगा। ठीक है, क्योंकि तुम वो एग्जामिनर का ये मानना है कि तुम लोग अभी बच्चे हो, मैथ्स में थोड़े कच्चे हो। ठीक है, तो इसीलिए वो सब कुछ बताएगा। बोल रहा है अगर किसी रेशियो के रेसिप्रोकल के साथ उसका कंपाउंड रेशियो निकालने की आप कोशिश करेंगे कभी जिंदगी में, ऐसा तूफानी काम अगर कोई बच्चा करने की कोशिश करेगा तो उसको 1 मिलेगा आंसर में। मतलब एक रेशियो है 2/3, मैंने बोला इसका इनवर्स रेशियो बताओ, तो तुम बोले भैया 3/2 होता है इसका इनवर्स रेशियो। मैं बोला अब इसके इस रेशियो का इसके इनवर्स रेशियो के साथ तुम मेरे को कंपाउंड रेशियो निकाल के दिखाओ, तो भैया कंपाउंड रेशियो मतलब 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2, मतलब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। मैं बोला हाँ, ये निकाल के दिखाओ, तो आंसर मुझे 1 आता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स तुमको भी 1 आता हुआ दिख रहा होगा अगर नेट स्लो नहीं होगा तो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई तूफानी काम तुम करोगे कि कंपाउंड रेशियो निकालोगे एक रेशियो का उसके रेसिप्रोकल के साथ, तो हमेशा 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो? मतलब मान लो a/b एक रेशियो है, तो इनका स्क्वायर कर दो, मैं यहाँ पर इक्वल्स टू क्यों लगा दिया, इनका स्क्वायर कर दो, मतलब a²/b² कर दो, तो वो इसका डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। भैया एग्जांपल, तो मान लो एज यूजुअल यूनिवर्सल एग्जांपल 2/3 तुमको रेशियो दिया हुआ है, तो अगर मैं बोला कि फाइंड आउट डुप्लीकेट रेशियो, मैं बोला डुप्लीकेट निकाल के दिखाओ, तो डुप्लीकेट मतलब 2/3 इंटू 2 इंटू 3, मतलब इनके फोटोकॉपी, इनके मिरर इमेज से इनको इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, और 4 और 9 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर होता है। तो अल्टीमेटली डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है 2/3 का स्क्वायर कर दो, a का भी स्क्वायर कर दो, b का भी स्क्वायर कर दो। तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब होता है जो क्वेश्चन या जो क्वांटिटी तुमको दी है उसका स्क्वायर कर दो, तो वो डुप्लीकेट रेशियो होता है। एक और टर्म तुमको देखने को मिलेगा 2/3 का फाइंड आउट ट्रिप्लीकेट रेशियो, फाइंड आउट ट्रिप्लीकेट रेशियो। बताओ तो क्या होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो, तुम लोग बताओ क्या हो सकता है ट्रिप्लीकेट रेशियो?
बोलो। टू द पावर ऑफ 3 कर देंगे तो एकदम सही, एकदम सही। तो देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब होगा 2/3 का होल क्यूब। क्यूब निकालेंगे। हाँ, 2/3 का होल क्यूब। तो ये तुम्हारा डुप्लीकेट रेशियो और ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायरिंग कर देते हैं और ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम क्यूबिंग कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तुमको ऐसा कुछ बोल सकता है कि फाइंड आउट डुप्लीकेट रेशियो या ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो तुमको निकालना पड़ेगा। ये देखो ये ट्रिप्लीकेट था। अब आता है सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट। तो इसमें तुमको लग गया सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। तो देखो कैसे होगा ये सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। देखना, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि सब लोग डुप्लीकेट होते हैं। आजकल कोई ओरिजिनल नहीं है, सब डुप्लीकेट है। ठीक है, रहन दो भैया, तुम लोग ऑफेंड हो जाओगे, जोक नहीं समझोगे तो। चलो, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। तो देखो सब वर्ड लग गया यहाँ पर। सब मतलब होता है आधा, सब मतलब होता है आधा। तो एक मैं तुम लोगों को यहाँ पर पॉइंट बताना चाहूंगा। तुम लोगों को ऐसा पता है कि अगर तुमको रूट एक्स दिया हुआ है, बाई चांस तुमको रूट एक्स दिया हुआ है, तो तुमको पता है कि शायद कुछ बच्चों को नई बात पता चलेगी कि तुम इसको एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो। रूट एक्स को तुम एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो। अगर क्यूब रूट दिया है तो तुम उनको इसको एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हो। अगर फोर्थ रूट दिया है तो तुम उसको एक्स की पावर 1/4 लिख सकते हो, एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो जब भी तुमको स्क्वायर रूट दिया है इसका मतलब वो एक्स की पावर हाफ है। जब तुमको क्यूब रूट दिया है तो एक्स की पावर 1/3 है। जब तुमको फोर्थ रूट दिया है तो एक्स की पावर 1/4 है, एंड सो ऑन। जितना भी रूट निकालने बोल दे वो एक पावर में 1 के फॉर्मेट में आ जाता है। तो जब डुप्लीकेट में हम लोग स्क्वायर लगा रहे थे, यानी 2 लगा रहे थे पावर में, तो सब डुप्लीकेट में हम 2 का आधा लगाएंगे, यानी 2 का आधा सॉरी हाफ लगाएंगे, हाफ, क्योंकि सब के फॉर्मेट में है, सब के फॉर्मेट में। तो सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब होता है जो भी तुमको क्वांटिटी दिया तुम उसका पावर हाफ कर दो, तो जैसे कि मान लो a/b दिया है तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आएगा a/b का रूट। क्यों भैया a/b का रूट क्यों? क्योंकि तुमको सब डुप्लीकेट निकालने बोला है तो तुमको पावर में हाफ लेना है, सब डुप्लीकेट निकालने बोला है। तो पावर में हाफ का मतलब होता है √a/√b, ये होता है पावर में हाफ का मतलब। ठीक है, फिर आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो a/b का अगर सब ट्रिप्लीकेट निकालने बोल दे क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ थर्ड रूट ऑफ a यानी क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके? और कोई डाउट है तो कृपया माइक ऑन करें और बताएं। बोलो। नहीं है डाउट, ठीक है आया समझ में। हाँ ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो ये सब नोट्स करना है ना तुमको। डुप्लीकेट रेशियो हो चाहे ट्रिप्लीकेट रेशियो हो, ठीक है, और चाहे सब डुप्लीकेट हो चाहे सब ट्रिप्लीकेट हो। डुप्लीकेट में हमको अब पता चल चुका है कि जो क्वांटिटी उसका स्क्वायर निकालना है, ट्रिप्लीकेट में हमको उस क्वांटिटी का क्यूब निकालना है, सब डुप्लीकेट में हमको उस क्वांटिटी का रूट निकालना है, और सब ट्रिप्लीकेट में हमको उस क्वांटिटी का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, एग्जांपल्स तुम लोगों को दिए हुए हैं ऐसे ही। देखो बोल रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो 4 और 9 का, तो √4 कर दो, √9 निकाल दो, तो 2:3 आ जाएगा। बोल रहा है सब ट्रिप्लीकेट निकालो 8 और 64 का, ये देखो बोल रहा है 8/64 का सब ट्रिप्लीकेट निकालो, तो इसका मतलब हमको क्यूब रूट करना पड़ेगा इसका। और क्यूब रूट अगर मैं कर दूं क्यूब रूट, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3, नहीं 4 × 4 × 4, 64 है,
4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो क्यूब रूट होता है, इसका मतलब हमको अंदर 3 सेम क्वांटिटी चाहिए बाहर निकालने के लिए। तो ये देखो 3 बार 2 भी आ गया, 3 बार 4 भी आ गया, दोनों बाहर आने के लिए अब केपेबल ऑफ है। तो ये हो जाएगा 2/4 इसका आंसर, ठीक है। तो सब ट्रिप्लीकेट निकालने बोलता है तो क्यूब रूट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। पर हमेशा मत याद रखना कि परफेक्ट नंबर नहीं रहेंगे, ठीक है यार, वो तो तुम लोग क्वेश्चन में कवर कर ही लोगे। और क्या है, हाँ ये सब तो ऐसी है। इसके बाद प्रपोर्शन चालू हो जा रहा है, ठीक है। प्रपोर्शन, उसके पहले रेशियो वाली एक्सरसाइज, अच्छा इसमें एक्सरसाइज में मिक्स्ड क्वेश्चन दिए है, हाँ तो पहले प्रपोर्शन कर ही लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि इसमें मिक्स्ड दिया है। प्रपोर्शन के बाद खैर आएगा, फिर ये प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी पढ़ लोगे, ये देखो इसके बाद क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। तो चलो एक बार प्रपोर्शन देख लेते हैं। प्रपोर्शन भी छोटा सा है, रेशियो की सारी प्रॉपर्टीज तुमको याद रहनी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखो प्रपोर्शन क्या है, इफ टू रेशियो आर इक्वल देन वी कैन से द टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो दो रेशियो हैं a अपॉन b, और ये इक्वल है किसी दूसरे रेशियो के c अपॉन d, तो इसको मैं बोलता हूँ प्रपोर्शन। मतलब एक रेशियो जब दूसरे रेशियो के इक्वल होता है तो वो प्रपोर्शन कहलाता है। इसको लिखने का तरीका देख लो, a इज टू b, रेशियो को ऐसे लिखते हैं a इज टू b, फिर उसके बाद 4 बार डॉट, फिर c इज टू d। तो ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, दोनों आपस में इक्वल है। और ये मैं कैसे लिखूंगा रेशियो के फॉर्मेट में, बीच में 4 डॉट लगा के। ये 4 डॉट क्यों लगे पता है, तो जब चारों डॉट आपस में मिलेंगे तो इक्वल बन जाएंगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, मैं बस ऐसे ही बता दिया याद रखने के लिए, ठीक है, कि 4 डॉट्स लगेंगे बीच में। तो ये तुम्हारा प्रपोर्शन का लिखने का तरीका है। कोई भी प्रपोर्शन के क्वेश्चन को ऐसे ही लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ये इसका लिखने का तरीका होता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ प्रपोर्शन, ठीक है। अब देखो, अब जैसे देखो इसके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लो तुमको बोला है 2/3 है ना, इज इक्वल टू सम क्वांटिटी विच इज लेट अस टेक 5/x, तो फाइंड आउट x फाइंड करने बोल दिया। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं रहेगा, क्वेश्चन ऐसा दिखेगा 2:3:5:x, ऐसा दिखेगा, बोलेगा फाइंड x। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, बोलेगा फाइंड करो x की वैल्यू, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, फिर 2/3 इज इक्वल टू 5/x, इसको ऐसे लिखोगे। अब फाइंड करोगे तो x की वैल्यू आएगी 5 इंटू 3/2, कुछ तो भी पॉइंट में ही आएगा, 7.5 आएगा। तो x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू 7.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुमको बच्चे टाइप के देखने को मिल सकते हैं एक्सरसाइज में शायद, ठीक है, एकदम इजी, ठीक है। मतलब थोड़े से हार्ड रहेंगे, इतने इजी नहीं रहेंगे, तो एग्जांपल दे रहा था मैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, थ्योरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वांटिटी डेट इज a एंड d, मतलब यहाँ पर a और d आर एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इनको, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। a को और d का नामकरण हो गया, a और d दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। आगे देखो, एंड द टू मिडिल टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स, तो दो बीच वाले टर्म्स को बोलते हैं मीन्स, दो बीच वाले टर्म्स को बोलते हैं मीन्स। एक प्रॉपर्टी तो तुम्हारे बुक में नहीं दी है, पर मैं बताना चाहूंगा एक्स्ट्राज में, कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ऑब्वियस सी बात है, नहीं समझ में आया होगा। तो सबसे पहले मैं रेशियो लिख के दिखाता हूँ। a/b और c/d का फॉर्मेट है रेशियो का, तो इसको और इसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और इसको मीन बोलते हैं, ये दोनों को मीन बोलते हैं। तो मैं बोला प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मैं एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करूं और मीन्स को मल्टीप्लाई करूं तो दोनों आपस में इक्वल आते हैं प्रपोर्शन के अंदर। तो एक प्रपोर्शन का लेना पड़ेगा एग्जांपल। तो मान लो 2/3 इज इक्वल टू, मैं लेता हूं 4/6, हाँ ये 4/6 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 लेता हूं, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालता हूं। तो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ये देखो
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये देखो यहाँ पर ये एक्सट्रीम था, ये एक्सट्रीम था, ये मीन था, ये मीन था, तो सिंपल सिंपल बोलो ना भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करने बोल रहे हो। मैंने बोला हाँ वही बोल रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक प्रॉपर्टी बनी जिससे हमको पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक प्रॉपर्टी पता चली। तो ये चीज याद रखना, पहला और आखिरी जो पार्ट रहता है उसको एक्सट्रीम बोलते हैं और बीच के दो पार्ट होते हैं उसको हम मीन्स बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर वो कन्वर्स का नाम दिया है इसको, कन्वर्स का नाम, बट ये एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ मीन इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? इफ टू क्वांटिटी ए बी सी, देखो मैं यही बता देता हूँ, एग्जांपल देखिए फिर पढ़ाता हूँ। ए इज टू बी इज टू सी, ये होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन और कंटिन्यूड प्रपोर्शन में तुमको डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ए इज टू बी 4 बार डॉट, सी इज टू डी 4 बार डॉट को प्रपोर्शन बोलते हैं। ये देखो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, ये नॉर्मल प्रपोर्शन है। नॉर्मल प्रपोर्शन में भैया हमको डी दिख रहा है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हमको डी नहीं दिख रहा है। नॉर्मल प्रपोर्शन में हमको 4 बार डॉट दिख रहे हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं दिख रहे हैं। क्यों? लिख के दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ये वाला लिखना तो तुमको अब आ गया है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। ये वाला कैसे लिखते हैं? देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। इसका मतलब भैया जो बीच वाले दो टर्म्स होते हैं क्या वो दोनों सेम होते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन में? मैंने बोला हाँ, हर पहले वाले टर्म का नीचे वाला डिजिट अगले वाले टर्म का ऊपर वाला डिजिट बनता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन के अंदर। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, a upon b is equal to b upon c is equal to c upon d is equal to d upon e is equal to e upon f and so on। मतलब हर डिनोमिनेटर अगले वाले टर्म का न्यूमरेटर होता है। ये देखो d d e e, तो दिस इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट में चलते हैं। ठीक है, सो ऑन चलते जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। तो दिस इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन। और नॉर्मल प्रपोर्शन तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल प्रपोर्शन तो देखो उसका तो एंड आ जाता है, जितना क्वेश्चन है उतना ही एंड हो जाता है। पर कंटिन्यूड प्रपोर्शन लिखने का तरीका भी दोनों का अलग है। इसमें तुमको 4 डॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट ए इज टू बी इज टू सी के फॉर्मेट में लिखाता है, और ये इज टू बी प्रपोर्शन सी इज टू डी के फॉर्मेट में लिखाता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। इतना क्लियर हुआ? बताओ तो आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? हाँ भैया। हाँ भैया। देखो, if three quantities A, B, C such that A upon B is equal to C, B upon C, देख लो कंटिन्यूड प्रपोर्शन ही बोल रहा है, A upon B is equal to B upon C, B वापस आ गया। Then we can say that those three quantities are in continued proportion. If three quantities are in continued proportion, then we can say B square is equal to AC। बोल रहा है अगर ये continued proportion में है और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? B square is equal to AC आएगा। तो बोल रहा है अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में रहा ये टर्म्स तो b स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ऑफ कोर्स भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल दिया है, बकवास, इतने इजी एग्जांपल क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमको पढ़ना है, जैसे हम लोग वहां पर पढ़े थे ऊपर रेशियो में, तो इसकी भी कुछ क्वांटिटीज हमको पढ़ना है। पहला है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो नाम में ही तुमको दिख रहा है इन्वर्ट करने बोल रहा है, इन्वर्स करने बोल रहा है, इसका मतलब उल्टा करने बोल रहा है। तो बोल रहा है अगर कोई रेशियो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है और अगर आपका इच्छा हुआ कि आज कुछ तूफानी करते हैं और तुमने बोला मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी, मतलब तुम क्या किए? इन दोनों क्वांटिटी को उल्टा कर दिए, बस इन्वर्स कर दिए, उल्टा कर दिए, तो भी तुम्हारे आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तब भी ये प्रपोर्शन में ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा दोनों। ठीक है, तो अगर तुम दोनों रेशियो को आपस में उल्टा कर देते हो, दोनों को करना ना, एक को नहीं करना, पता चला b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिख दिए, तब इक्वल नहीं होगा, तब चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 था, मैं अगर दोनों को उल्टा कर दूं यानी 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 कर दूं, तब भी इक्वल ही आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अभी भी इक्वल था। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी इक्वल है। तो इक्वल्स टू का साइन अस्तित्व में रहेगा इन्वर्स करने के बावजूद। लेकिन अगर मैं बोलूं 2/3 इज इक्वल टू 4/6 है, सिर्फ एक ही को उल्टा करके देख लो, कोई एक साइड को उल्टा कर लो। चलो इसको करते हैं 6/4,
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये इक्वल नहीं रहा, ये इक्वल नहीं रहा। तो ऐसा कोई काम नहीं करोगे, अगर इन्वर्स कर रहे हो तो दोनों इन्वर्स होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा इन्वर्स। और इन्वर्स होने के बावजूद आंसर जो है वो इक्वल ही रहेगा, मतलब वो दोनों रेशियो प्रपोर्शन में ही रहेंगे इन्वर्स होने के बावजूद। ठीक है, तो ये हुआ इन्वर्टेंडो। ऑल्टरनेंडो देखो, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो भी मैं एग्जांपल से समझाऊं तो बेटर होगा। एवरीथिंग एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होती है। मान लो कोई रेशियो है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसके जो मीन्स होते हैं, मीन क्या क्या होता है, b और c, b और c मीन्स होते हैं। तो बस इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। देखो कैसे, a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी कर दो, बस मीन्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। तो भी तुम्हारा जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2/3 इज इक्वल टू 4/6, लगा के देखते हैं इसमें ऑल्टरनेंडो, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, और अब ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर जो है वो इक्वल ही आया है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो देख लो, ऑल्टरनेंडो लगाने के बावजूद, ऑल्टरनेंडो लगाने के बावजूद तुम्हारा आंसर जो है वो इक्वल ही आएगा। तो यही चीज वो यहाँ पर बोल रहा है ऑल्टरनेंडो के अंदर। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ a अपॉन a is to b इज इक्वल टू c is to d, तो अगर हम उसको a is to c इज इक्वल टू b is to d लिख दे, तब भी जो प्रपोर्शन है वो रहेगा अस्तित्व में। देन वी कैन से द रेशियो आर इन प्रपोर्शन, तब भी उन लोग प्रपोर्शन में रहेंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंडो, बहुत इजी, और बचपन में शायद पढ़े होंगे बच्चे। कंपोनेंडो मतलब होता है कोई क्वांटिटी है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो कुछ मत करो, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से ऐड कर दो, दोनों रेशियो में, दोनों रेशियो में। इसका मतलब a प्लस बी कर दो और c प्लस डी कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दो, और नीचे वाली क्वांटिटी को एज इट इज लिख दो। मतलब नीचे b था तो नीचे b लिख दो, नीचे d था तो नीचे d लिख दो। नीचे वाली क्वांटिटी को एज इट इज लिखना है, पर ऊपर वाली क्वांटिटी को नीचे वाली क्वांटिटी से ऐड कर देना। मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों साइड। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ कंपोनेंडो। नेक्स्ट है डिविडेंडो, डिविडेंडो मतलब उसका उल्टा, डिविडेंडो। सेम क्वेश्चन है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिया हूँ। डिविडेंडो क्या होता है इसका, इसका डिविडेंडो होता है a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। इसका मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों साइड। ठीक है, तो ये मेरा डिविडेंडो होता है। तो कंपोनेंडो होता है प्लस करना, डिविडेंडो होता है माइनस करना। कंपोनेंडो डिविडेंडो, नेक्स्ट देखो, कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब दोनों साथ में लगेगा। तो दोनों साथ में लगेगा उस सिचुएशन में, देखो यही दिखा देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। मतलब ऊपर लगा दो प्लस और नीचे लगा दो माइनस, तो दोनों साथ में लग जाता है उस सिचुएशन में, दोनों साथ में लग जाते हैं। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो मेरा वो होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम तुम्हारे ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को मैं अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन के दौरान तुमको ये थ्योरम मैं जरूर समझा दूंगा। ठीक है, अभी मैं अगर ये जो थ्योरम दिया हुआ है उसको मैं खुद ही समझाने की कोशिश किया तो तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन ये चीज याद रखना, हर क्वेश्चन तुम इसी थ्योरम से सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, और तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम बोलोगे आहा लड्डू खिला दिया। ठीक है, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ये थ्योरम मैं अभी नहीं बता रहा, ये सब नोट्स वगैरह दिया और यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन चालू हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, यहाँ प्रॉपर्टी तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर है? हाँ, चलो ठीक है, तो एक बार जल्दी से जंप मारते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। ये देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है भैया, ये ऊपर वाला आप नहीं करा सॉल्व, कराएंगे बेटा कराएंगे, ऊपर वाला भी कराएंगे। ऊपर 10 क्वेश्चंस है जो वो वाले हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बताया ना, 8 into 5 है ना, तो वो वाले कैटेगरी के क्वेश्चन है, वो भी हम लोग करेंगे। पहले एक्सरसाइज में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि आई वांट कि वो वाले क्वेश्चन करने के पहले तुमको सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाए। प्रॉपर्टीज क्योंकि तुम एक बार खुद से रिवाइज करोगे नोट्स बना के, तब तुमको याद होगी, तो उसके बाद करेंगे तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि तुमको भी बनेगा क्वेश्चन, इसीलिए। तो देखो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक मिनट चार्ज लगाया जाए लैपटॉप।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर टू दैट सन इज 5:3। बोल रहा है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, जो रेशियो है फादर और सन के एज की वो 5:3 है। 10 years hence द रेशियो वुड बी 3:2। बोल रहा है 10 साल बाद, 10 year hence मतलब 10 साल बाद जो रेशियो रहेगी वो 3:2 हो जाएगी। तो बोल रहा है उनकी प्रेजेंट एज निकाल के दिखाओ, बोल रहा है उनकी प्रेजेंट एज निकाल के दिखाओ। तो देखो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5:3। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट एज को ना 5x और 3x ले लेता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो 5:3 है, तो मैं प्रेजेंट एज को 5x और 3x ले लेता हूँ। बोल रहा है 10 साल बाद, 10 years later, ठीक है, 10 years later ये जो एज हो जाएगी वो 3:2 हो जाएगी। तो मेरे को एक बात बताओ, 3/2 के फॉर्मेट में, 3/2 है ना, हाँ 3/2। मेरे को एक बात बताओ, 10 साल बाद तुमको ऐसा नहीं लगता, मतलब तुम्हारे अंदर से ऐसी कुछ आवाज नहीं आ रही है कि अगर 10 साल बाद मैं निकालूं इनकी एज तो दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे? बताओ, 10 साल बाद दोनों 10 साल बड़े नहीं हो जाएंगे? आ गया आंसर। हाँ हो जाएंगे। तो देखो 5x + 10, प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड कर दो, प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड कर दो, और 3x + 10 इस पे भी 10 साल ऐड कर दो, दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे, और 10 साल बाद उनकी रेशियो 3:2 हो जाएगी। 10 साल बाद उनकी रेशियो 3:2 हो जाएगी। अब इसको करना है तुमको सॉल्व। तो देखो 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 × 5x + 10 = 3 × 3x + 10। मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अब देखो 5 2 जा 10x + 20 = 9x + 30। अब देखो ये 20 को इधर भेज देते, 10 को इसको इधर ले आते, तो ये हो जाएगा 10x - 9x = 30 - 20। तो मेरी x की वैल्यू आ रही है 10, x = आ गया 10। अब इस x की वैल्यू को मैं डाल देता हूँ यहाँ मैं प्रेजेंट एज में, तो प्रेजेंट एज आ जाएगी 5 × 10, 3 × 10, तो यस 50 और 30। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? क्लियर हुआ सबको? बोलो ना हाँ। हाँ भैया। हाँ चलो, तो ये आ गया 50 और 30 पहले वाले का आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, द मंथली सैलरी ऑफ 2 पर्सन्स, दो इंसानों की मंथली सैलरी रेशियो है 3:5, 3:5 में है। इफ ईच रिसीव एन इंक्रीज ऑफ 20 रुपए इन द सैलरी, दोनों की सैलरी अगर 20 रुपए से बढ़ जा रही है तो जो रेशियो है वो 13:21 हो गया। तो जो रेशियो है वो 13:21 हो गया। बोल रहे हैं उनकी रिस्पेक्टिव सैलरी निकाल के दिखाओ, मतलब पुरानी सैलरी निकालने बोल रहे हैं। 3:5, 13:21। तो देखो बोल रहा है जो सैलरी है, ओल्ड सैलरी है वो 3/5 में, तो मैं इसको ले लेता हूँ 3x और 5x। बोल रहा है अगर दोनों की सैलरी 20 रुपीज से बढ़ गई, ₹20 से इंक्रीमेंट हो गया, तो उनका जो न्यू रेशियो आ रहा है वो 13:21 आ रहा है ना, 13:21, 13:21, दिस इज न्यू सैलरी रेशियो। ठीक है, तो बोल रहे हैं निकाल के दिखाओ पुरानी वाली सैलरी कितनी, निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे होगा। सबसे पहली बात, उनकी ओल्ड सैलरी है 3x और 5x, इसमें दोनों में 20-20 रुपए की वृद्धि हो गई, 20-20 रुपए की सैलरी दोनों की बढ़ गई, और जो न्यू रेशियो आया वो आया 13/21, ये आया न्यू रेशियो। तो अब इसको मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 21, 3x + 20, और ये हो जाएगा 13, 5x + 20। तो इसको मैं करता हूँ सॉल्व, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर का आप लोग यूज करेंगे, कैलकुलेटर लेके बैठेंगे बच्चे क्लास में, कैलकुलेटर आपको ऑफिशियली अलाउड है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब इसको मैं लेके जाता हूँ इधर उधर इधर उधर, तो 65 - 63, तो ये हो जाएगा मेरा 2x, और ये 420 इधर जाएगा, 260 इधर आ जाएगा,
तो 420 माइनस 260 160, तो x की वैल्यू आएगी 80, x की वैल्यू 80 आ गई। अब इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मेरे अजम्पशन पे 3x और 5x, तो 3 इंटू 80 5 इंटू 80 240 और 400, ये इनकी सैलरी आ गई। क्लियर हुआ? +20 नहीं करेंगे क्या? हाँ नहीं, वो कौन सी सैलरी निकालने बोला है? नहीं बेटा, पुरानी सैलरी तो निकालने बोला है। बोला है रिस्पेक्टिव सैलरी निकालो। रिस्पेक्टिव सैलरी मतलब जो उनकी 20 इंक्रीमेंट होने की पहले थी। ठीक है, रिस्पेक्टिव सैलरी मतलब जो उनका इंक्रीमेंट होने का पहले वाला सैलरी था। ठीक है, तो 240 400। क्लियर हुआ? हाँ। मस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, what must be subtracted from each of the number 17 25 31 47 so that the remainder may be in proportion। बोल रहा है ऐसा क्या माइनस करेंगे 17 25 31 47 से, सेम नंबर ना, तो जो रिमाइंडर्स आएंगे वो प्रोपोर्शन में ले आएंगे इन नंबर्स को। क्या क्या है? 17 35 25 31 47। ये देखो 4 नंबर दिए हैं। बोल रहा है ऐसा एक नंबर बताओ जो हर नंबर से माइनस होगा, माइनस 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 और माइनस, और इनको ये प्रपोर्शन में ले आएगा, इनको ये प्रपोर्शन में लाके छोड़ देगा। समझ में आया कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व? बोल रहा है कि ऐसा नंबर जो चारों से माइनस होगा और फिर इनको प्रपोर्शन में लाएगा। प्रपोर्शन में मतलब पहला टर्म अपॉन दूसरा टर्म इज इक्वल टू तीसरा टर्म अपॉन चौथा टर्म, इक्वल कर देगा इन लोगों को। ठीक है, ऐसा एक नंबर हमको बताना है, तो इसको भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। चलो देखो 17 माइनस एक्स इंटू 47 माइनस एक्स इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स। देखो 17 इंटू 47, ब्रैकेट्स ओपन करना ही पड़ेगा। 799 माइनस 17x माइनस 47x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 31 इंटू 25, तो 775 माइनस 31x माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ठीक है, तो मैंने ये इक्वल्स में लिख दिया। रुको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। 31x 25x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों? इक्वल्स की इधर उधर है, तो कोई भी एक इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और कट जाएगा। अब 17 और 47 को प्लस करो क्योंकि माइनस में है दोनों, प्लस 47, तो ये आ रहा है 64x 799 माइनस 64x इज इक्वल टू 775 माइनस 31 प्लस 25, ये हो जाएगा 56x। ठीक है, अब इधर उधर करके इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 64 माइनस 56 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 799 माइनस 75, सॉरी 799 माइनस 775, तो ये आ रहा है 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, 24 डिवाइडेड बाय 12 2 आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखो x की वैल्यू 2 आएगी, मतलब हर नंबर से जब हम 2 माइनस करेंगे 3 कैसे आ रहा है आंसर? भैया 56 माइनस 64 8 होगा। अच्छा हाँ हाँ 8 8 3 जा 24 3। ठीक है, तो ये 3, अब देखो मैं टेस्टिंग करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, इसको एसिड टेस्ट बोलते हैं, एसिड टेस्ट करके दिखाता हूँ। 17 में 3 माइनस करो कितना होता है 14, 25 में 3 माइनस करो 22, 31 में 3 माइनस करो 28, और 47 में 3 माइनस करो 44। देखो अब इसको देखो, ये प्रोपोर्शन में आएगा। काट देते हैं इसको, जिससे भी नंबर से कट रहा हो। ये 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 जा, और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा। देखो 7/11 दोनों साइड आ रहा है, इसको एसिड टेस्ट बोलते हैं।
तो इससे पता चल गया हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, और ऐसे ही क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, वो सॉल्विंग पैटर्न में। इफ मतलब होता है अगर, x अपॉन बी प्लस सी, वाई अपॉन सी प्लस ए, जेड अपॉन ए प्लस बी है बोल रहा है, तो शो डैट b माइनस सी एक्स, सी माइनस ए वाई और a माइनस बी जेड इज इक्वल टू जीरो है। इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ बता दो। x अपॉन बी प्लस सी, वाई अपॉन सी प्लस ए, देखो अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ क्वेश्चंस का, हमेशा ऐसे टाइप की प्रूविंग वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे इस कैटेगरी के, तुमको इज इक्वल टू के से ले लेना है, मतलब बोलने के लिए कि हम इसको के इक्वल ले रहे हैं। ठीक है, हम इसको के इक्वल ले रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग, ठीक है, कि सारी वैल्यूज के इक्वल में है। तो उस हिसाब से देखूँ तो हर रेशियो को इंडिविजुअली के से इक्वेट करो, तो x अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? k इंटू बी प्लस सी। वैसी y अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू के, तो y की वैल्यू आ जाएगी k इंटू सी प्लस ए। वैसी z इज इक्वल टू z अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू के, तो z की वैल्यू आ जाएगी k a प्लस बी। तो तुम्हारे पास x y z की वैल्यू अब आ चुकी है। अब क्वेश्चन प्रूफ करने क्या बोला था? क्वेश्चन बोला है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। इधर x है प्लस इधर y है प्लस इधर z है, इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करने बोला है। ठीक है, क्वेश्चन ने ये बोला है। अब हमारे पास x y z की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर हम x y और z की वैल्यू डाल देंगे क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा b माइनस सी, x की वैल्यू हो जाएगी k b प्लस सी। वैसे ही c माइनस ए, y की वैल्यू k c प्लस ए। वैसे ही a माइनस बी, जेड की वैल्यू के ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, तो k सबसे कॉमन आ जाएगा, k सबका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वेशन में k है, तीनों प्लस 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 लगा है और k है सबके पास। तो ये देखो यहाँ से k गया कॉमन, यहाँ से k गया कॉमन, यहाँ से k गया कॉमन। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना नहीं, मैं तुमको एक बात बताता, तुमको पता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और अगर नहीं पता था तो पता कर लो, अब मैं बता दिया हूँ, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक बात और याद रखना, मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरवल मैथ्स जितना भी पढ़ाऊंगा, दिस इज बेटर कि तुम्हारे पास एक 10 पेज की कॉपी हो। ठीक है, तुम लोग पेज फाड़ सकते हो कॉपी से, या व्हाइट वाला A4 साइज का पेज आता है उसको स्टेपल करके फाइल में लगा सकते हो। बेटर होगा कि हर चैप्टर का फॉर्मूला ना तुम वो 10 पेज के अंदर पूरे फॉर्मूले तुम सिमटा के रख दो, पूरे फॉर्मूले एक जगह पे। ठीक है, ताकि कभी भी फॉर्मूले रिवाइज करना हो तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तुम लोगों का क्या है, चैप्टर नंबर 1 सारे फॉर्मूले लिखे, फिर 20-30 पेज तक चैप्टर नंबर 1 सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद फिर नया चैप्टर चालू होगा, फिर वहाँ फॉर्मूले लिखोगे, तो जब रिवाइज करोगे ना तो ढूंढते रह जाओगे फॉर्मूले, तो उससे जब सारे फॉर्मूले एक जगह हो तो बेटर है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। तो मुझे ना तीनों जगह पे ये फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है। ये देखो, सबसे पहले b प्लस सी, बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस सी प्लस ए, सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब सबसे बड़ा मजा तो अभी आता है, देखो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सब कट गया, सब कट गया, और आंसर आ गया k इंटू जीरो विच इज नथिंग बट जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब बताओ यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है? नहीं। सबका क्लियर हुआ?
हाँ भैया। वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन मस्ट रिपीट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। मस्ट रिपीट। देखो अब क्या बोल रहा है, इफ x अपॉन y प्लस z इज इक्वल टू y अपॉन z प्लस x इज इक्वल टू z अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू k, बोल रहा है प्रूफ करो k इज इक्वल टू, ये क्या है क्वेश्चन गायब। k इज इक्वल टू, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ करेक्शन है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन इट इज, अच्छा ये क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन का पोर्शन ही गायब है यहाँ का। चलो ये मैं तुम लोगों को लिखवा दूंगा कल, इस क्वेश्चन का पोर्शन ही गायब है। k इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है बुक एक्चुअल में हार्ड कॉपी, बट वो क्लास में रखी है। ठीक है, ये सेवेंथ क्वेश्चन एक और देख लो, बाकी हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन सेवेंथ वाला, ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू, अगर हाफ है तो बोल रहा है प्रूफ करके दिखाओ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये प्रूफ करके दिखाना है, इसको प्रूफ करो। ठीक है, तो इसको तुम कैसे प्रूफ करोगे, देखो रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, इज इक्वल टू हाफ था ना, और प्रूफ क्या करना है, ऐसे ही कुछ था, इज इक्वल टू 91 अपॉन 73। ये देखो तुमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हो ना, मैं इसका सॉल्यूशन बताने के पहले तुम लोगों के पॉइंट्स जानना चाहता हूँ कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम लोगों को क्या हिट कर रहा है। देखो सबसे पहली बात, तुम्हारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, तो उसके बीच के तुमको रास्ते को, उसके बीच का पुल तुमको बनाना है, और पुल बनाने के लिए तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि तुम क्वेश्चन देके क्लिक कर जाओ कि ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा और वहां तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो और बताओ कैसे लग रहा है तुमको ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए क्वेश्चन ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। भैया a माइनस बी होल टू द पावर हाफ ले सकते हैं? a माइनस बी, देखो ठीक है, चलो पहला हम लोग प्रपोजल ट्राई करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो का। ठीक है, तो देखो रूट ए माइनस रूट बी, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा रहा हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, मतलब नीचे वाला ऊपर प्लस में आ जाएगा ये। ठीक है, और फिर रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू, इधर होगा 1 प्लस 2 1 माइनस 2। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देखो इसके बाद अब ब्रैकेट्स ओपन करता हूं, तो ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 1। ठीक है, तो देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ रूट ए कट रहे हैं, रूट बी कट रहे हैं, तो क्या आ रहा है देखो 2 रूट ए अपॉन, अच्छा नीचे तो सभी कट जा रहे हैं और 0 आ जाएगा, रूट बी, और नीचे 0 आएगा मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये वाला वैलिड पॉइंट नहीं रहा, कंपोनेंट डिविडेंडो यहाँ यूज नहीं हो सकता। और कोई ट्राई करना चाहेगा, कोशिश करो, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं डांटता नहीं हूँ, वैसे भी गलती करोगे तो सीखोगे, क्या एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना ऐसे, तो इसीलिए अभी जितना सोच सकते हो सोचो, भले गलत सोचो कोई दिक्कत नहीं, सब ट्राई कर लेंगे। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लग सकता क्योंकि फिर वो ए और बी में दे देगा वैल्यू। ठीक है, ये नहीं लग सकता कंपोनेंटो क्योंकि नीचे सब 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। चलो मैं ही बता देता हूँ। ठीक है,
भैया हाँ वो जो आप ब्रैकेट में नीचे वाले माइनस किए हो तो रूट ए प्लस रूट बी नहीं आएगा ब्रैकेट में? अच्छा, हाँ यहाँ पर प्लस रूट बी, तो उस हिसाब से फिर ये हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, पर फिर भी नहीं आएगा आंसर मेरे ख्याल से। देखो ये कटेगा, बी नहीं कटेगा, ये -2√b हो जाएगा। 2√b इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर -3 था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, √a/√b इज इक्वल टू 3 आ जा रहा है, लेंदी हो जाएगा, इससे आंसर क्लिक करेगा। अब देखो √a/√b 3 आ गया है, तो √a की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, √a की वैल्यू आ जाएगी 3√b। अब अगर मैं इस √a की वैल्यू को यहाँ पर डाल दूँ, √a की वैल्यू को मैं डाल दूं यहाँ पर 3√b माइनस √b अपॉन 3√b प्लस √b इज इक्वल टू हाफ। इस वाले इक्वेशन में जहां से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, यहाँ पर मैं √a की वैल्यू डाल दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 2√b अपॉन 4√b इज इक्वल टू हाफ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये √b भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 1 अपॉन हाफ आ गया, ये लौट के तू घर को आए वाला सीन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये इनवैलिड है कंपोनेंट डिविडेंड, बट देन ऑल्सो आई ट्राइड, क्योंकि क्वेश्चन वैसा दिख रहा था। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ फाइनली। क्वेश्चन क्या था, √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, बट देन ऑल्सो गाइज वेल ट्राइड। ठीक है, कम से कम ट्राई तो कर रहे हो, हिट और ट्राई, जरूरी है गलतियां करना। ठीक है, एक दो बार गलती करोगे, तीसरी बार फिर सही आएगा, आइंस्टाइन बनना है तुम्हें। देखो, अब सबसे पहली बात, √a माइनस √b इज इक्वल टू 1 है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर है √a प्लस √b इज इक्वल टू 2, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है जब प्रोपोर्शन में होता है। मैं इसको मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2, तो ये √2 प्लस √2, 2√a हो जाएगा, सॉरी √a प्लस √a, 2√a हो जाएगा, और ये माइनस √b प्लस √b कट के ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 होता है। ठीक है, तो देखो √a इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी 3/2 रूट में, ठीक है, सॉरी स्क्वायर में। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। एक बात बताओ, अगर मेरे पास √x इज इक्वल टू a है, अगर मेरे पास √x इज इक्वल टू a है, तो मैं x की पावर हाफ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू a, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू, ये जब इधर जाता है ना तो ये a का स्क्वायर बना देता है, उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, तो 1/2 2/1 हो जाता है, और a का स्क्वायर बन जाता है। ये बात पता थी किसी को? पता ही होगी शायद। हाँ पता है। इधर का रूट उधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, जो इधर रूट रहता है वो उधर जाके स्क्वायर बन जाता है। तो देखो यहाँ पर √a था, उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आई 9/4। अब मैं a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूँ, पहले वाले इक्वेशन में, तो 9/4 डायरेक्ट √a की वैल्यू डालता हूँ ना, तो b की वैल्यू आ जाएगी, ये √a की वैल्यू 3/2 थी, यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आता है, 3/2 माइनस √b अपॉन 3/2 प्लस √b इज इक्वल टू हाफ। ये देखो, ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ सॉल्व, एक मिनट। देखो, इसको अब हम लोग करेंगे सॉल्व, तो ये कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो देखो 3/2 माइनस √b इंटू 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस √b इंटू 1, तो ये हो जाएगा मेरा 3/2 इंटू 2 माइनस 2√b इज इक्वल टू 3/2 प्लस √b। देखो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये बस बच जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 2√b इज इक्वल टू 3/2 प्लस √b। इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√b, और इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3/2। फर्दर एलसीएम लेंगे
तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 रूट बी। 6 माइनस 3 होता है 3/2। अब ये वाला जो 3 है वो इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 1/3 इज इक्वल टू रूट बी। 3 और 3 कैंसिल हो गया और ये मेरा आया रूट बी का वैल्यू 1/2। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। तो a और b की वैल्यू मेरे को मिल गई। देख लो, कहीं पर डाउट है तो बताओ। a और b की वैल्यू मेरे को मिल गई, कहीं डाउट है तो जरूर बताओ। है कहीं पर डाउट? हेलो, हाँ भैया आवाज आ रही है। डाउट है? डाउट फिर से बताओ एक बार और। नहीं आगे समझ में अब नहीं। आ गया, समझ आ गया। एक बार और सॉल्व करोगे ना तब और ज्यादा घुसेगा दिमाग। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। हो गया नोट? हाँ भैया। हाँ भैया। एक और तरीका बताता हूँ शॉर्ट में। ये मेरे को अभी अभी ध्यान में आया। देखो, मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिया था ना, कोई सा भी रैंडमली इक्वेशन 1 और 2 उठा के भी ये काम तुम लोग कर सकते थे। रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो रूट ए की वैल्यू क्या आई थी? रूट ए की वैल्यू आई थी, कहाँ गया रूट ए की वैल्यू कहाँ गई? हाँ, 3/2 थी। तो देखो, रूट ए की वैल्यू 3/2 डालो प्लस रूट बी इज इक्वल टू 2। तो रूट बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 टू द 4, 4 माइनस 3 इज 1, तो 1/2 बी, रूट बी की वैल्यू, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर स्क्वायर, सॉरी मतलब स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4। ऐसा भी काम तुम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो जाता कंपेयर टू दिस। इतना बड़ा बवंडर खड़ा करने से अच्छा, जिसके लिए तुम लोग को इतना जूम आउट मेरे को करना पड़ा कि तुमको स्क्रीन ना दिख रही हो, तो उसके जगह तुम ये काम भी कर सकते थे। तो फाइनली जो हमको क्वेश्चन बोला था कि वैल्यू ये प्रूफ करके दिखाओ, तो ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू आई है 9/4 और बी की वैल्यू आई है 1/4। तो इसको अब जल्दी से इक्वेशन में डालते हैं और आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो, वैल्यू में डालता हूँ। ए की वैल्यू थी 9/4 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन 9/4 का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 9/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व। तो 9 9 ज़ा 81 अपॉन 16 प्लस 9/16 प्लस 1/16 अपॉन 81 अपॉन 16 माइनस 9/16 प्लस 1/16। तो ये ऊपर हो जाएगा 81 प्लस 9 91, ऊपर आ जाएगा 91/16 और नीचे आ जाएगा 81 माइनस 9, 81 प्लस 1 82, 82 माइनस 9 73 अपॉन 16, 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 91 अपॉन 73।
क्या यही था आंसर? 91/73। ये देखो यही था आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर हुआ? ये पूरा क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, महारथी क्वेश्चन, और एग्जाम में ये बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बताओ ये क्लियर हुआ? हाँ भैया। पूरा क्लियर हुआ कि कहीं पर डाउट हाँ आया? भैया, हाँ, तो इतना सबको तुम लोग नोट कर लेना। देखो पहली क्लास में तुम लोगों को मैं 3rd समझ डिग्री आ टॉर्चर गया। कर दिया, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है, पर करना ही था क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है #नो मर्सी। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री का पहला टाइटल यही है, दया भावना नहीं होती टीचर्स के अंदर, तो मेरे अंदर भी नहीं है, और फिर भी मैं थोड़ा डांटता वाटता नहीं हूँ, क्लास को फन बनाने की कोशिश रहती है हमारे तरफ से। हाँ, तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोग किए नहीं है क्योंकि मुझे डाउट है कि ये क्वेश्चन अधूरा सा लागे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं तुम लोग को कल बता दूंगा, और बाकी ये ऊपर जो महारथी क्वेश्चन है 10, वो तो हम लोग कर ही लेंगे सॉल्व जब तुम लोग फॉर्मूला रिवाइज करके आओगे उसके बाद। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले हम लोग 12 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में, ये हम लोग कल खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर कल ही जंप करेंगे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? हाँ भैया। आया ध्यान में?